बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक अपने इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर हमारे पास है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टॉपिक आपके इस बुक के अंदर सबसे अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेशली एमडी कैट के हवाले से मैंने एमडी कैट का यहाँ पे एक हिंट दिया है। ये टॉपिक एमडी कैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, और आपने इसको अच्छे से डीपली ध्यान से हर चीज़ को सुनना है और अपने कंसेप्ट जो है वो एनडी टेस्ट के हवाले से आपने या वैसे एफएससी पार्ट 1 के हवाले से आपने क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिफाइन है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और मैंने इसमें ये लिखा है कि इट इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर हम इसको सेल के बाहर की आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल तक तो ठीक है कि दैट इज एन आउटर मोस्ट वॉल, हम एनिमल सेल तक इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें ना, प्लांट सेल की, तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जब हम वर्ड प्लांट सेल यूज करेंगे तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री ये नहीं होगी। प्लांट सेल में इट इज कवर्ड बाय द सेल वॉल। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो वॉल है वो हमारे पास होगी सेल वॉल, और एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के अंदर इट इज कवर्ड इन द प्लांट। अगर हम प्लांट सेल को लें या बैक्टीरियल सेल को लें या फिर फंगल सेल को लें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर मोस्ट वॉल है, जिसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, आप सारे इस बात से वाकिफ हैं, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो ये आपने याद रखना है। यानी एनिमल सेल की आउटर मोस्ट वॉल अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर प्लांट सेल की, फंगल सेल की या बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट वॉल पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, दैट इज अ सेल वॉल। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग इसकी नेमिंग की तरफ कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितने नामों से जानते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब वर्ड साइटोप्लाज्मिक से आपको समझ आ रही होगी कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। ये इसका दूसरा नाम ये भी है, हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म? स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म दैट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग कंटेंट है हम उसको नाम देते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आपको नजर आएंगी, एक आपको नजर आएगा साइटोप्लाज्म और साथ ही आपको नजर आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो चीजें, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये मिलके हमारा लिविंग कंटेंट बनाते हैं और इसी को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो हम इस प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के गिर्द जो मेम्ब्रेन है हम इसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलिमा भी कहते हैं। न्यूरोलिमा, व्हाट इज मेंट बाय न्यूरोलिमा? स्टूडेंट लिमा का वर्ड जब भी आ जाए, लिमा ये शो करता है मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे मैंने वर्ड न्यूरो शो किया। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलिमा का नाम देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग सार्कोलिमा भी हम इसे कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलिमा भी कहते हैं। अब लीमा मैंने आपको भी बताया स्टूडेंट, लीमा का मतलब है मेम्ब्रेन, और जहां पे वर्ड सार्को लग जाए इसका मतलब ये आपके मसल सेल की मेम्ब्रेन होगी। यानी मसल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको हम सार्कोलिमा कहते हैं। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक्सोलिमा भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नेम है जो आपको नजर आ रहे हैं, एक्सोलिमा। अब लीमा मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन, और एक्सो मीन एक्सॉन की मेम्ब्रेन। तो ये 3 4 5 डिफरेंट आपको नेम मैंने बताए कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम इसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक का वर्ड जो है मैंने ये बताया आपको, दैट इज अ लिविंग कंटेंट। ये आपने याद रखना है, लिविंग कंटेंट है किसी भी जानदार का, और इसमें आते क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलिमा भी कहते हैं, एक्सोलिमा भी कहते हैं, सार्कोलिमा भी कहते हैं। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसा कि हम इसे पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं,
हम इसे डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये मुख्तलिफ नाम है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितनी थिक है। स्टूडेंट याद रखिए, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम पॉइंट है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो है 7 नैनोमीटर, यानी हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 7 नैनोमीटर ये थिक होती है। ये आपका एमसीक्यूज है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं कि हमारे पास इसकी जो थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कितनी है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो हमारे पास है 7 नैनोमीटर। उसके बाद आते हैं हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन में याद रखिएगा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 आपको मेजर जो है वो कंपोनेंट नजर आते हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास है लिपिड, और उसके बाद हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। देखें यहाँ पे मैंने कंपोजिशन की हेडिंग दी हुई है, और कंपोजिशन में मैं सबसे पहले किस पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है प्रोटीन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स की कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन कितने % पाई जाती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास है ये 60 to 80%। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज है ये भी, कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो कितने % है, वो है 60 से 80%। ये आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद ये आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे कि हमारे पास प्रोटीन कितनी तरह की। याद रखिएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन 2 तरह की, एक हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन। याद रखिएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होती है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है। हम इनको पेरिफेरल प्रोटीन का नाम भी देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर नोन एज आउटसाइड, ये आउटसाइड मौजूद होंगी, या फिर हम इनको पेरिफेरल यानी किनारे की तरफ जो प्रोटीन होती है हम उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। उसके बाद है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन स्टूडेंट याद रखिएगा ये वो प्रोटीन होंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, इनसाइड। देखिए मैंने 2 तरह की आपको प्रोटीन बताई कि प्रोटीन टोटल 60 से 80% है, और प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है आउटसाइड या फिर पेरिफेरल रीजन में होती है, यानी किनारे की तरफ आपको जो है वो नजर आएंगे, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये हमेशा इनसाइड पाई जाती है, अंदर की तरफ, या इनको हम दूसरा नाम देते हैं दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटेग्रल प्रोटीन। हम इनको इंटेग्रल प्रोटीन का भी नाम देते हैं, क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन की। आगे 2 टाइप्स हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन की टाइप्स कितनी है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 2 तरह की ये प्रोटीन होती है। एक मैंने वर्ड यहां पे लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास चैनल फॉर्म में होती है, इनको हम चैनल प्रोटीन्स का नाम देते हैं, और दूसरी जो प्रोटीन्स हैं these are known as the carrier protein. There are the 2 types of the intrinsic protein. Number 1 that is known as the channel protein, and second one that is known as the carrier protein. Clear? सबसे पहले हम बात करते हैं जी चैनल प्रोटीन की। चैनल प्रोटीन याद रखिएगा स्टूडेंट ये बिल्कुल इस तरह से होती है। ये जो मैं डायग्राम आपके सामने शेयर कर रहा हूं ये प्रोटीन बिल्कुल इस तरह से होती है, इस फॉर्म में आपको नजर आती है, चैनल की फॉर्म में। यानी कोई भी मटेरियल है वो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इजीली सेल मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी तरफ या फिर बाहर से अंदर की तरफ ये इजीली क्या होगा इस चैनल प्रोटीन में से पास आउट हो सकता है। चैनल प्रोटीन के हवाले से जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो हमारे पास ये है कि चैनल प्रोटीन कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करती। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नॉट चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप चेंज नहीं करती। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है पार्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट, इनमें से खास किस्म के मॉलिक्यूल जो है वो गुजर सकते हैं चैनल प्रोटीन में से। और चैनल प्रोटीन में से जो ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल की, याद रखिएगा स्टूडेंट हमेशा जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब पैसिवली ट्रांसपोर्ट का आपको पता ही है कि विदाउट यूज ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो चैनल प्रोटीन में से गुजर के जाएंगे। तो चैनल प्रोटीन के हवाले से आपने जो जो पॉइंट माइंड में रखते हैं वो ये, इनकी शेप मैंने आपके सामने ये रख दी, ये अपनी कभी भी शेप चेंज नहीं करते और पार्टिकुलर मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन में से गुजर के जाते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट होगी मॉलिक्यूल की वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा पैसिवली होगी। क्लियर यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की। स्टूडेंट याद रखिएगा कैरियर प्रोटीन हमेशा अपनी शेप चेंज करती है। ये मैं डायग्राम से आपको शो कर रहा हूं, ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन कुछ आपको डायग्राम में कुछ यूं नजर आएंगी, मतलब इनकी एक साइड पे अगर मटेरियल इन्होंने सेल के बाहर से अंदर लेके आना है तो इनकी शेप कुछ यूं होगी, अगर मटेरियल को सेल्स के अंदर से इन्होंने बाहर भेजना है तो इनकी शेप आपको बिल्कुल ट्विस्ट खाती हुई, आपको बिल्कुल टर्न करती हुई, और ये 180 के डिग्री पे आपको ये टर्न करती हुई नजर आती, और मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। दीज आर द कैरियर प्रोटीन। क्लियर। तो कैरियर प्रोटीन हमेशा अपनी शेप चेंज करती है, यानी ये रोटेट कर सकती है, और रोटेशन मैंने आपको बताई ये 180 डिग्री पे इनकी रोटेशन होगी। मेम्ब्रेन के अंदर ही अपने आप को रोटेट कर सकती है। अगर मेम्ब्रेन सेल के अंदर से मटेरियल को ले जाना तो ये बाहर भेज सकती है, और अगर बाहर से लेके आना मटेरियल को तो ये रोटेट करके अंदर की तरफ आ सकती है। तो यहां पे मैंने इसके हवाले से लिखा हुआ है कि कैरियर प्रोटीन चेंज देयर शेप,
ये अपनी शक्ल तब्दील करती है। जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पहले मैंने इस रोटेशन पे इनको शो किया, फिर मैंने इसकी रोटेशन इस तरह से कर दी, यानी इन्होंने अपनी शेप यहाँ पे क्या की, चेंज की, और उसके बाद इंटरेक्टेड विद द पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। ये भी खास किस्म के मॉलिक्यूल की, यानी हर किस्म का मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं पास आउट होगा, खास किस्म के मॉलिक्यूल यहाँ से पास आउट होंगे। उसके बाद आते हैं कि मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर प्रोटीन में से कैसे होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन में से पैसिवली भी मूव कर सकते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी यहाँ पे हम यूज ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे शो करेंगे। तो ये दो ट्रांसपोर्ट, पैसिव प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपको कैरियर प्रोटीन के अंदर नजर आती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सबसे पहला मैंने कंपोनेंट आपको बताया प्रोटीन। प्रोटीन की मैंने दो टाइप्स बताई, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की मैंने फिर आपको दो टाइप्स बताई, एक में मैंने चैनल प्रोटीन रखा और एक में मैंने कैरियर। तो इनमें मैंने आपको डिफरेंस जो है बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास है लिपिड। तो सबसे पहले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिपिड को माइंड में रखेंगे कि लिपिड हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये 20 to 40% आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। क्लियर? 20 से 40%। और प्रोटीन कितनी थी मैंने यहां बताया, 60 से 80%। उसके बाद ये लिपिड कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, दो तरह के लिपिड आपको नजर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। नंबर एक फास्फोलिपिड, और सेकंड मैंने यहाँ पे किसको हाईलाइट किया, दीज आर नोन एज द कोलेस्टेरोल। ये आपके दोनों लिपिड है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि फास्फोलिपिड का क्या रोल है, कोलेस्ट्रोल का क्या लिपिड है, क्या रोल है सॉरी सेल मेम्ब्रेन की बनावट में। तो इसमें सबसे पहले फास्फोलिपिड के हवाले से लिखा हुआ है, फास्फोलिपिड जो है दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बनाती है। मतलब ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पूरे का पूरा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो दरअसल जिन लिपिड पर मुश्तमिल होते हैं वो हमारे पास है फास्फोलिपिड। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम लोग कि जो हमारे फास्फोलिपिड हैं ये मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। अब फ्लूइडिटी क्या है, मूवमेंट को हम बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने फॉर एग्जांपल घर में आटे को छानना हो, तो आटे को छानने के लिए हम छानने को मुसलसल हिलाते रहते हैं, दैट इज अ फ्लूइडिटी। सेल मेम्ब्रेन भी हर टाइम मूव कर रही है, मूवमेंट में है, ऊपर नीचे हो रही है, ताकि उसमें से मटेरियल जिनको पास आउट करना है वो करने दे, जिनको रोकना है वो रोक ले। तो दैट इज मेंट बाय द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन हर वक्त मूवमेंट कर रही है। क्लियर है? तो उस फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो लिपिड है वो हमारे पास स्पेशल टाइप के लिपिड है, जिनको हम फास्फोलिपिड या फिर इनका दूसरा नाम जो है लेसिथिन, हम इनको यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कोलेस्टेरोल है। अब कोलेस्टेरोल लिपिड्स का क्या काम है, ये स्टेबलाइज करते हैं फास्फोलिपिड को, यानी जो फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यूज हो रहे हैं उनको स्टेबल करना दरअसल ये किसका काम है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल का काम है। और कोलेस्ट्रॉल का जो दूसरा मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टूडेंट याद रखिएगा फ्लूइडिटी को भी साथ मेंटेन करो। मतलब इनका काम ये होता है कोलेस्ट्रॉल का, ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं फास्फोलिपिड की, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। क्लियर है यहां तक? तो ये दो पॉइंट आपने लिपिड के हवाले से याद रखने। लिपिड की परसेंटेज कितनी है मैंने आपको बताया, 20 से 40%। और कौन कौन से लिपिड है यहाँ पे, एक है फास्फोलिपिड और दूसरे कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, और कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे हैं, उन फास्फोलिपिड को स्टेबलाइज करने में ये कोलेस्ट्रॉल का जो है वो रोल है। उसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, और जो तीसरा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है वो हमारे पास है जी कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट हमेशा ना लेजर अमाउंट में होते हैं। लेजर अमाउंट का मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में, यानी इनकी क्वांटिटी बिल्कुल कम होगी, लेजर अमाउंट में होंगे, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में आपको नजर आएंगे। और मैंने यहाँ पे एक राउंड अबाउट फिगर इनका लिख दिया है। मैंने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 से 4% आपको नजर आते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। और वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है कि कार्बोहाइड्रेट या तो मिल जाती है प्रोटीन के साथ, क्लियर, या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है लिपिड्स के साथ। अगर तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाए प्रोटीन के साथ तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? उसके बाद अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड के साथ मिल जाए तो हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। तो ये दो मॉलिक्यूल आपके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनते हैं। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ मिल जाए तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिले तो हमारा बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है स्टूडेंट याद रखिएगा मजमूई तौर पर ये दोनों जब मिल जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि व्हाट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग ये बताएंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड दे फॉर्म द ग्लाइकोकैलिक्स। हम इसको सेल कोट भी कहते हैं, दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स। हम इसको दूसरा जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेल कोट। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि उस ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ग्लाइकोकैलिक्स का जो आपको रोल बताया हुआ ध्यान से आपने समझना है। ग्लाइकोकैलिक्स का पहला रोल है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी किसी भी सेल, एक सेल ने अगर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो जिसके जरिए करेगा वो हमारे पास क्या है, वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे या फिर क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में ये ग्लाइकोकैलिक्स का किरदार है। दूसरा जो किरदार हमारे पास मौजूद है ग्लाइकोकैलिक्स का वो है जी सेल फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज मेंट बाय सेल फिंगरप्रिंटिंग? सेल फिंगरप्रिंटिंग का मतलब यह है कि सेल अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल बाहर से आ रहा है तो बतौर ये फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं, यानी चेक करते हैं बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल को कि क्या इसको पास आउट होने देना है सेल के अंदर या सेल से बाहर की तरफ जाने देना है या फिर नहीं जाने देना। तो स्टूडेंट ये सेल फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं। तीसरा जो रोल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दे रिकॉग्नाइज द सेल, ये सेल रिकॉग्निशन का काम भी करते हैं। तो ये तीन काम आपने याद रखने ग्लाइकोकैलिक्स के। नंबर एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन, दूसरा है जी सेल फिंगरप्रिंटिंग और तीसरा है स्टूडेंट सेल रिकॉग्निशन। तो ये तीन पॉइंट आपने ग्लाइकोकैलिक्स के हवाले से याद रखने हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये तीन आपके मेजर कंपोनेंट आ गए, प्रोटीन आ गई, लिपिड आ गए और उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, फिर मैंने ग्लाइकोकैलिक्स बताया और ग्लाइकोकैलिक्स का मैंने यहाँ पे आपको रोल बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया। ये आपका न्यू टॉपिक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए। जो ओल्डेस्ट मॉडल है, जो पुराना मॉडल है, जो पहला मॉडल है वो हमारे पास है, दैट इज नोन एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मैंने यहां पे हेडिंग दी हुई है, दैट इज नोन एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल पेश किया गया इन 1959 1959 में। और जिन जिन साइंटिस्ट ने इसको पेश किया उनमें एक हमारे पास है रॉबर्टसन, दूसरे हमारे पास है डेविसन और थर्ड हमारे पास है डेली। ये तीन लोग थे रॉबर्टसन, डेविसन और डेली, जिन्होंने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो पेश किया। सबसे पहला मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई दैट मॉडल इज नोन एज द यूनिट मेम्ब्रेन। हम इसको यूनिट का नाम क्यों देते हैं? स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन देता चलूं, व्हाई द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसकी रीजन ये है कि इसमें जो आपको ये प्रोटीन की लेयर नजर आ रही है ये बिल्कुल यूनिटी के अंदर है, इकाई के अंदर है, बिल्कुल यकजा होकर कंटिन्यूअस फॉर्म में, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोटीन जुड़ी हुई है। इस वजह से ये मॉडल जो है इसका नाम हमने यूनिट मेम्ब्रेन रखा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन आपस में एक लेयर बना रही है, एक आपस में कंटिन्यूअस होकर एक यकजा लेयर जो है बना रही है। इस वजह से ये मॉडल कहलाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इस मॉडल की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं। इस मॉडल के मुताबिक द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर पर मुश्तमिल है। मतलब ये कि दो लेयर आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर नजर आएंगी, वो किस चीज की बनी हुई है, लिपिड की। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको एक लेयर ये नजर आ रही है और दूसरी लेयर ये नजर आ रही है, दैट इज द लिपिड बाइलेयर। और इसके अंदर बताया क्या गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक कि दीज टू लिपिड बाइलेयर आर सैंडविच बिटवीन द टू लेयर ऑफ द प्रोटीन। याद रखिएगा स्टूडेंट, बताना वो ये चाहता है कि लिपिड की बाइलेयर दरअसल प्रोटीन की दो लेयर के दरमियान बतौर सैंडविच पड़ी हुई है, जिस तरह बिल्कुल हमारा सैंडविच होता है। इसमें दो लेयर, एक ऊपर लेयर हमारे पास प्रोटीन के, एक नीचे लेयर प्रोटीन के, और उन दो लेयर्स ऑफ प्रोटीन के दरमियान हमारे पास दो लिपिड की क्या मौजूद हैं, लेयर्स मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल सैंडविच की तरह पड़ी हुई हैं। तो ये मॉडल सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी बाज़ दफा कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि दैट इज अ सैंडविच लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल लिपिड की बाइलेयर सैंडविच की तरह मौजूद है, प्रेजेंट बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक लेयर आपको ये प्रोटीन की नजर आ रही है, दूसरी लेयर आपको ये प्रोटीन की नजर आ रही है, और इसमें जितनी भी प्रोटीन है स्टूडेंट याद रखिएगा, जितनी भी प्रोटीन यहाँ पे लगी हुई है, दीज आर नोन एज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये हमेशा गोल प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। क्लियर है? तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं कि बाज दफा क्वेश्चन इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है कि क्या इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? यकीनन आप यही जवाब देंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन की लेयर है यहाँ पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे? मैंने आपको शुरू में बताया कि यूनिटी के अंदर है, बिल्कुल मिली हुई है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, प्रोटीन का कोई गैप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर है यहां तक? तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोटीन लेयर है वो हमेशा यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट, वो कंटिन्यूअस होती है, वो जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आते हैं इसमें इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सवाल पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास टोटल जो लेयर है यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन की वो कितनी है। तो आप लोग एमसीक्यूज में बताएंगे एक प्रोटीन की लेयर ये है, लिपिड की लेयर है, फिर लिपिड की लेयर है, फिर हमारे पास क्या है, प्रोटीन की लेयर है। यानी टोटल हमारे पास जो लेयर है वो 4 है। इसमें से 2 लिपिड की लेयर आपको नजर आएगी
और 2 ही लेयर आपको किसकी नजर आएंगी, प्रोटीन की। और याद स्टूडेंट ये रखना है कि लिपिड की बाई लेयर, जो लिपिड की 2 लेयर है यहां पर, वो प्रोटीन की 2 लेयर के दरमियान सैंडविच की तरह पड़ी हुई है। क्लियर? तो ये मॉडल हमें इस तरह के एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि यहां पर जो लिपिड आपको नजर आ रहे हैं, इनके ना 2 रीजन होते हैं। लिपिड का एक रीजन होता है स्टूडेंट, यहां पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, एक रीजन होता है हेड रीजन और एक रीजन आपको यहां पे नजर आ रहा है, दैट इज द टेल। क्लियर? हेड हमेशा याद रखिएगा ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, वाटर को पास आउट होने देता है ये रीजन। और ये वाला जो टेल आपको नजर आ रही है स्टूडेंट लिपिड की, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलेंट। तो यहां पे मैंने 2 टर्म आपको यहां पे बता दी कि हमेशा लिपिड का जो हेड होता है फास्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा, एक टेल मैंने बिल्कुल ना सीधी बनाई है और दूसरी टेल में मैंने यहाँ पे किंक आपको शो किया। यहाँ पे आपको एक किंक नजर आ रहा है। अच्छा, दरअसल याद रखिएगा ये जो बिल्कुल सीधी टेल हमने बनाई है, ये शो कर रही है सैचुरेटेड फैटी एसिड को, और जहां पे ये छोटा सा आपको किंक नजर आ रहा है, दरअसल ये जगह शो कर रही है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। और इसमें आपको जहां पे किंक नजर आ रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन आपको स्टूडेंट क्या नजर आएंगे, डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आपके पास जो फास्फोलिपिड की टेल है उसमें दोनों तरह के फैटी एसिड मौजूद होते हैं। एक साइड पे आपको सैचुरेटेड जिसमें टेल बिल्कुल सीधी है, और एक साइड पे आपको किंक वाली टेल नजर आ रही है जिसमें हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है मौजूद होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इस मॉडल के एक्सप्लेनेशन के बाद, जब ये बात इन्होंने कर दी रॉबर्टसन, डेविसन और डेली ने, कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि लिपिड की बाई लेयर है जो कि सैंडविच की तरह पड़ी हुई है प्रोटीन की 2 लेयर के दरमियान। इस मॉडल को प्रॉपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हमारी माइक्रोस्कोप आ गई, जदीद माइक्रोस्कोप। जब साइंटिस्ट ने उस माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मॉडल टोटली इन्होंने गलत बताया हुआ है। टोटली मतलब वेल डिफाइंड वे से, इन्होंने अच्छे वे से जो है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिर जाके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का दूसरा मॉडल पेश किया गया, जिसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपके पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद जो है ये मॉडल पेश किया गया, और इस मॉडल का नाम स्टूडेंट क्या रखा गया, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है? और ये किस साइंटिस्ट ने रखा? ये मॉडल रखा जी नाइकलसन ने, और ये कब एक्सप्लेनेशन दी? 1972, 1972 में फिर ये मॉडल पेश किया गया। अच्छा, ये मॉडल आप क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये मॉडल भी बिल्कुल एक बात यहां पे आपको कॉमन करके देगा, और वो ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये भी यही कहते हैं, वो भी आपके जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाले हैं साइंटिस्ट, वो भी यही कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये जो आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले साइंटिस्ट हैं, ये भी यही कहते हैं नाइकलसन लोग कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। लेकिन दूसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं, यहां पे इन्होंने कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वालों ने कि प्रोटीन्स आर कंटीन्यूअस। ये कहते हैं प्रोटीन्स आर नॉट कंटीन्यूअस। इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन कंटीन्यूअस नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर। ये आपके पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के डिफाइन कि हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोटीन मैंने यहाँ पे दिखाई, इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि चैनल है। इसी तरह इंट्रिंसिक प्रोटीन मैंने कैरियर दिखाई हुई है, तीसरी प्रोटीन, चौथी प्रोटीन, मैंने ये सारी प्रोटीन आपको इंटरनल साइड पे दिखे, और कुछ प्रोटीन मैंने यहाँ पे आउटसाइड शो की है। देखें यहाँ पे एक प्रोटीन ये हाईलाइट की, एक प्रोटीन ये हाईलाइट की है। तो दोनों तरह की प्रोटीन आपकी सेल मेम्ब्रेन में आपको नजर आ रही है, इंट्रिंसिक भी नजर आ रही है और एक्सट्रिंसिक भी नजर आ रही है। लेकिन ये प्रोटीन कोई कंटिन्यूअस चैनल में आपको नजर नहीं आ रही, आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये बेतरतीब अंदाज में मोज़ेक मैनर में आपको लिपिड की बाइलेयर के अंदर आपको धंसी हुई नजर आ रही है। तो दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाँ जी, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कहां पे डिफरेंस है और कहां पे सिमिलरिटी है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? मैं सबसे पहले आपको सिमिलरिटी बता देता हूं। सिमिलरिटी यहां पे ये है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाले ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, यानी यहां पे लिपिड की बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बिल्कुल एज इट इज। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले भी साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लेकिन दूसरे पॉइंट पे फर्क है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो लिपिड की बाइलेयर है ये इंबेडेड है, सॉरी ये सैंडविच की तरह पड़ी हुई है प्रोटीन की 2 लेयर के दरमियान। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले क्या कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर, ये बेतरतीब अंदाज में लिपिड की बाइलेयर के अंदर आपको जो है वो धन से नजर आ रहे हैं। तो दैट मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। इस मॉडल को बाद में बताया गया ये एक्सेप्टेबल है, और इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स आर द डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि क्या होती है स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूअस होती है। और मैंने आपको भी बताया कि इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड की बाइलेयर है उसमें प्रोटीन जो है बेतरतीब अंदाज से धंसी हुई है, इंबेडेड है इस मॉडल के मुताबिक। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम आते हैं
इस लिपिड बाइलेयर के अंदर हमें कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आपको लिपिड के कोलेस्ट्रॉल के भी नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट ये जो मैं ग्रीन पार्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये दरअसल आपकी कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अगर यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में आपको फर्क करना आ जाए तो आपने ये बताना है कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है यहां पे मैं लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। क्लियर है जी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे आप देखें कि हमारे पास ये कुछ ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो किसके साथ अटैच हो रही है स्टूडेंट, ये लिपिड के साथ अटैच हो रही है। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मैंने आपको क्या बताया था कि क्या बनाते हैं, दीज आर द ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट यहां पे प्रोटीन के साथ अटैच है, ये देखें ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है। तो आप मुझे बताएं अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अटैच हो जाए दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। अब ये ग्लाइकोलिपिड और ये ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स का रोल मैं आपको बता चुका हूं, ये बतौर रिसेप्टर काम करते हैं, सेल की रिकग्निशन के लिए काम करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पे आपको जो एक्सटर्नल सरफेस है इसकी, अगर सेल की हम ये इंटरनल सरफेस काउंट करें और ये एक्सटर्नल काउंट करें तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल सरफेस पे नजर आ रही है, कार्बोहाइड्रेट आपको इंटरनल सरफेस पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोग सिमेट्रिक मॉडल बोलते हैं। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट व्हाट इज मेंट बाय सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मॉडल का मतलब ये कि अगर हम इस पूरे के पूरे मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन को दरमियान से कट करें, ये देखिए मैं यहां पे इसको दरमियान से कट कर रहा हूं, तो इसकी जो दोनों साइडें है ना वो बिल्कुल आपको बराबर नजर आएंगी। मतलब ये वाली साइड इस साइड की क्या नजर आएगी, इक्वल नजर आएगी। लेकिन अगर हम इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन को कट करें दरमियान से, ये देखें मैं जिस तरह ये कट कर रहा हूं, तो आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल एसिमेट्रिक कट होगी। एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसकी दोनों साइडें इक्वल नहीं होंगी। वजह क्या है कि इसकी अगर ये वाली साइड हम देखें तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, इस साइड पे देखें तो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। देयर इज डिफरेंस। क्लियर। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे आपको प्रोटीन नजर आ रही, निचली सरफेस पे आपको इंटरनल साइड पे प्रोटीन नजर नहीं आ रही। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये एसिमेट्रिक मॉडल है, इसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन की दोनों साइडें इक्वल नहीं है। लेकिन जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये बिल्कुल क्या शो कर रहा है, ये सिमेट्रिक टाइप जो शो कर रहा है। एक पॉइंट आपने ये सिमेट्री और एसिमेट्री वाला यहां पे ये भी याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां तक हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। दो मॉडल मैंने आपको क्लियर बता दिए, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दूसरा हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उम्मीद करता हूं कि आपको इनमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्लियर पता चल गए होंगे। तो ये एक पॉइंट आपने, और ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही है, बाज दफा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ जाते हैं, बाज दफा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाता है। ठीक है जी। कंपोजिशन में थिकनेस पे एमसीक्यूज है, ओवरऑल बाकी प्रोटीन लिपिड की कंपोजिशन पे एमसीक्यूज है, यहां तक आपने कर लेना है। कल स्टूडेंट जिंदगी रहेगी तो हम इसके फंक्शन जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।